ठीक है। एक पर्सपेक्टिव जो हम हमेशा छोड़ के चलते हैं। क्यों छोड़ के चलते हैं? क्योंकि ऐसा हमारा पूरा डायमेंशन ही बन गया। और अगर हम नीति शास्त्र पढ़ भी रहे हैं तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उस एरिया को छोड़ते हैं। जैसे आज तो 14, 15 और 16 नंबर के सवाल है, पर जो कल के सवाल है, जो पिन मैसेज है, देखो जरा एक बार। ये जो सवाल है इसमें बड़ी महत्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश जुनून है। कल क्या हमने एक आध भी एग्जाम्पल ऐसे दिए थे जो महिलाओं को प्रदर्शित करे, उनके बारे में बताए? महान चरित्र व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब क्या केवल पुरुष हुआ? क्या केवल शासक का मतलब पुरुष वर्ग हुआ? मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में लेके चलता है। दूसरा सवाल आप जरा उसके नीचे वाला देखो। किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला, तो क्या हमने उसमें कोई ऐसा लिया? जैसे मानो कि जो लक्ष्मीबाई के पिता थे मोरोपंत, तो क्या हमने उनकी बातें की कि उन्होंने अपनी पुत्री को क्या दिया? नहीं की। और मतलब एग्जाम्पल भी में भी नहीं आ रहा। और जो युवा शक्तियों की बात कर रहे थे, कौन सा वाला सवाल, शायद 9 नंबर है, युवा लोग राजनीति में। तो क्या युवा लोग राजनीति में हमने महिलाओं की बात की? तो हमने नहीं की थी। मतलब एक तरह से आपको समझना पड़ेगा कि चीजें जो हैं हम शॉर्टेज ना रखें। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा दिमाग में लेके चलेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर तो कोई तो पूछ ही नहीं रहा, आगे क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन सर। जब कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? एनीबॉडी बिलोंग, कहाँ गया? GS4। तो नो डाउट, ठीक है। आप सवाल नंबर हम 14 पे आते हैं, ठीक है? क्या है सवाल? सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत क्या है? तो पहले आप ये बताओ कि पब्लिक लाइफ समझते हो? आपकी सार्वजनिक जीवन क्या है? पब्लिक लाइफ समझते होगे उससे। और दूसरी चीज, आधारिक सिद्धांत किसको बोलते हैं? वो कुछ समझते हो? आधारिक सिद्धांत को अंग्रेजी में ये लिख रखा है कि बेसिक प्रिंसिपल। तो सार्वजनिक जीवन अगर आप समझते होगे, जैसे कल हमने एक सवाल किया था, कल या उससे पहले किया था, कि जो मॉडर्न लाइफ है उसमें जो हमारा गुड लाइफ का वैल्यूज हैं या फिर गुड लाइफ की कसौटियां हैं, उसे ही आप सिद्धांत बोल लो। मॉडर्न लाइफ पे जो सिद्धांत था वो अलग था कि सुख सुविधाएं चाहिए, आरामदायक जिंदगी चाहिए, वगैरह वगैरह जो चीजें थी। पर अब बात हो रही है सार्वजनिक जीवन में। देखो, 17 आया शायद, 2017 का, नहीं 2019 का सवाल। टाइम बदल रहा है और क्वेश्चन का मोड भी सेम है। वो अच्छा जीवन ही पूछ रहा है, लेकिन कल आपका अच्छा जीवन पूछ रहा है। और आज जो है सार्वजनिक जीवन का, या फिर आपकी जो सोशल लाइफ समझ लो, पब्लिक लाइफ समझ लो, उसका पूछना चाह रहा है कि आधारिक सिद्धांत क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या क्या है। तो कोई पता है आपको? जैसे एक डॉक्टर की लाइफ पब्लिक लाइफ हो गई, जैसे एक सिविल सर्वेंट की लाइफ पब्लिक हो गई, किसी कोई कर्मचारी हो, वगैरह वगैरह, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े जो है, मतलब उनकी लाइफ तरह से कोई अगर पद में है तो वो पब्लिक लाइफ होती ही है। ठीक है, पब्लिक लाइफ समझ रहे हो आप? अब आधारिक सिद्धांत क्या होते हैं कि उनके अंदर वो कम से कम वो तो होना ही चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल। मतलब काम में, हाँ, काम में ऑनेस्टी होना एक तरह से एक सिद्धांत हुआ, बेसिक प्रिंसिपल। और कुछ डेडिकेशन होगा, ठीक है। जैसे देखो, अब जब सिद्धांतों की बात आती है तो कुछ मत अलाउज होंगे।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो आधारिक सिद्धांत होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जैसे थॉर्टन का मानना है कि जो आधारिक सिद्धांत हैं एमिली मेनी कहती हैं कि आधारिक सिद्धांत 7 तरह के होते हैं। कौन-कौन से? इनको ज़रा गिनते हैं फिर आप एग्ज़ाम्पल देना, ठीक है? मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं करता आपके लिए। निस्वार्थता आप समझते हो? 1-2 एग्ज़ाम्पल बताना, वैसे मत बताना परिभाषा रूप में बताने लगो। निस्वार्थता हो गया। ये मैं किनका बता रहा हूँ, एमिली मेने का बता रहा हूँ कि ये क्या मानते हैं वो जो आधारिक सिद्धांत है। निस्वार्थता पहला, ईमानदारी दूसरा, वस्तुनिष्ठता तीसरा, जवाबदेही चौथा, खुलापन या फिर उसको बोल दो पारदर्शिता पांचवा और नेतृत्व छठवां। ये सिद्धांत होते हैं। और अगर सत्यनिष्ठा बोलना चाहो तो सत्यनिष्ठा सातवां सिद्धांत। तो उस आधार पे आप समझ रहे हो कि हाँ, सेल्फलेस सर्विस। तो सेल्फलेस सर्विस में जैसे डॉक्टर है, ठीक है? डॉक्टर सेल्फलेस सर्विस कैसे करेगा कि अपने लिए नहीं, बल्कि जितनी ज़रूरतें हैं दवाओं की वगैरह-वगैरह की, उतना ही इलाज के लिए रुपए ले या फिर फीस ले। ऐसी चीज़ें वो होगी। या फिर जैसे सिविल सेवा में हैं अगर हम, तो वहाँ पे ईमानदारी, पारदर्शिता। सर सत्यनिष्ठा तो दोनों में आ जाएगा, सार्वजनिक में नहीं आ जाएगा ना सर? हाँ, ठीक है, वॉइस थोड़ी-थोड़ी कट है। तो आप बताइए ज़रा। क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सलीके से समझ गए हो। देखो क्वेश्चन से मत भटका करो, नहीं तो पता है क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आप दोबारा आते हैं। सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत क्या है? तो पहले आप गुड लाइफ बताओगे और साथ साथ कोई आधारिक सिद्धांत बताओगे कि इनका मानना ये आधारिक सिद्धांत होते हैं। फिर उसका महत्व वगैरह बताना चाहो तो बता सकते हो। लेकिन अगर नहीं बताना चाहते तो आगे पूछा ही है कि इनमें से जैसे 7 तरीके बताए, 7 सिद्धांत बताए, तो इनमें से 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो कौन-कौन से 3 सिद्धांत ले रहे हो? ज़रा बताओ। देखो, एक चीज़ और अभी मैं क्लियर कर दूँ। जैसे मानो कि आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपकी कॉपी भी जो है जीएस 4 की सिविल सर्वेंट की ही है। तो 7 सिद्धांत में आप 3 सिद्धांत कौन से विशेष मान रहे हो, ये आपका भी परिचय है एक तरह से। तो आप थोड़ा सोच समझ के वो 3 उपाय या फिर 3 सिद्धांत बताओ, जिनको आप अपने साथ रखना चाहोगे और उनके उदाहरण देते हुए बताना। तो ज़रा कोशिश करो कौन-कौन से 3 रखोगे? अ, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहिष्णुता। ओके, और कोई? आपको एग्ज़ाम्पल भी बताने पड़ेंगे। मतलब आप जैसे इन्हीं की आप लोग लिखते रहो तब तक। तो जैसे मुझे समझ आ रहा है, हालाँकि आपकी जो से आप जिन सिद्धांतों से ज़्यादा चलना चाहते हो, ये प्राथमिक आपके सिद्धांत होंगे, ठीक है? तो अब आप इनसे अगर ज़्यादा चलना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़े डिजिटल होना चाहते हो, पारदर्शिता अगर रहेगी, तो लोगों के साथ विश्वास कायम करना चाहते हो और आप ऐसे सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते हो जो मतलब दूर-दूर की बात करें। आप थोड़ा करीब भी जाना चाहते हो, ठीक है? जवाबदेही मतलब आपका कर्तव्य बोध होगा। जो चीज़ें की जानी चाहिए, जैसे आपको अगर पता है पर्यावरण के प्रति ये चीज़ें हैं, तो हाँ, हम करेंगे, हम जवाबदेह होंगे। तो ये समझ आता है कि हाँ, आपके जो वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, वो काफ़ी बेहतर तरीके से हैं, प्रिंसिपल आपके। सहिष्णुता, अब सहिष्णुता में वो समानुभूति है, सहानुभूति है। तो एक तरह से लोक सेवक का जो बेस्ट कह सकते हैं जनता के लिए सबसे उच्चतम सिद्धांत होता है, वो सहिष्णुता माना जाता है। पर मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर कानून
और कहीं व्यक्तिवाद मतलब कोई भला वगैरह करने की बात टकरा गई तो वहां पे आप थोड़े कमजोर बनोगे, क्योंकि सहिष्णु हो आप, सहानुभूति समानुभूति होगी, तो वहां पे थोड़ा करुणा दया आप दिखा दोगे तो थोड़े शिथिल भी हो जाए नियम तो चलता है, ऐसा सोचोगे। ठीक है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। अब आप कौन से एग्जाम्पल देके सटीक करोगे? जी बोल रहे हैं कि ईमानदारी सबसे पहला होगा इनका, जवाबदेही, निष्पक्षता। तो निष्पक्षता बढ़िया है, ठीक है। निष्पक्षता में एक चीज ज्यादा फायदेमंद ये होती है कि जब बात आती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में वर्तमान समय में हर जगह पे पक्षपात वगैरह या फिर और चीजें होती हैं, तो निष्पक्षता काफी जरूरी महसूस होता है। ठीक है। और कुछ? सहयोग, समर्पण, ईमानदारी भी अच्छा मूल्य है। आप एग्जाम्पल अब दो। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल दो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा कठिन ये सवाल है ही नहीं। कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब आप करोगे लगभग जैसे पारदर्शिता में आप बताना चाहोगे कि जो सार्वजनिक जीवन है, अब सार्वजनिक जीवन में आप चीजें छुपा कर तो करोगे नहीं। तो जैसे डॉक्टर हो, मान लो अगर ऐसा कोई उदाहरण अगर दे रहे हो आप, अगर कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को ये क्लियर कर देना चाहिए जो रोगी है या फिर जो मरीज है कि आपको क्या बीमारी है और कैसी चीज है। उसको छुपाना नहीं चाहिए कि ये चीजें हैं। और अगर आपके साथ ऐसा रहेगा तो वो डॉक्टर आप में भरोसा करेगा, तो ऐसा आप कर सकते हो क्लियर। ठीक है। और सार्वजनिक जीवन में दूसरा क्या लिखा था आपने? जवाबदेही। तो आप कोई सिविल सर्वेंट हो या फिर आप कोई टीचर हो, तो टीचर अगर जवाबदेह रहेगा तो आपकी जो सार्वजनिक लाइफ है, जवाबदेही से ही आपकी जो महत्ता है वो बनी रहती है। नहीं तो फिर काम वगैरह टाले जाते हैं। जैसे अगर मान लो आप आर्मी आर्मी में हो, ठीक है। अब आर्मी में हो लेकिन अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है तो उस टास्क में उतने आप जवाबदेह नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप कानून को या फिर जो कहा गया उसको टाल रहे हो, बल्कि वो बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो छोटी मोटी कमियां उनके कारण रुक जा रहा है। तो अगर आप जवाबदेह नहीं हो तो आप सार्वजनिक लाइफ में बेहतर नहीं हो, देश की सेवा बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है। ओके। और लास्ट क्या था? सहिष्णुता। तो सहिष्णुता में क्या होगा? कि जैसे आप बताओ, बाढ़ रिलेटेड करके बता सकते हो आपकी। वर्तमान समय में जो बाढ़ चल रही है बिहार, और ये कौन सा क्षेत्र है अपना, पंजाब, तो यहाँ की बातें आप अगर सहिष्णु अधिकारी हो, चाहे वो बीएसएफ के हो और कहीं के हो, तो आप में जो बचाने की ललक होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सबके प्रति मेरा समान दृष्टिकोण। देखो, सहिष्णुता ये नहीं होता, ये निष्पक्षता होता है। सहिष्णुता में आप सहानुभूति रखते हो, समानुभूति रखते हो। तो मतलब किसी का घर उजड़ गया तो अब आप कोशिश कर रहे हो कम से कम वो दो रोटी किसी टेंट के नीचे तो पा जाए, तो आप इसमें थोड़े काम करोगे। नहीं तो ऐसे आप काफी वीडियो वगैरह देखे होंगे कि दो बिस्कुट के पैकेट और कुछ रोटियां फेंकी गई ऊपर से, तो मतलब एक तरह से वैसा दिखता है कि इंसान किस तरह से है। तो सहिष्णुता का लाभ यहाँ होता है। ठीक है, जवाबदेही, अपने एक्शन और डिसीजन, जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। पक्षपात नहीं करेंगे आप, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे। और ठीक है, राजनीतिक दबाव वगैरह ये सारी चीजें आप हैंडल करने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। जैसे पता है, एक चीज बताऊं मैं, बस मैं रिलेट कर रहा हूँ। मान लो आप निष्पक्ष हो, ठीक है, ने उसी में एग्जाम्पल लिख रखा है राजनीतिक दबाव। तो अगर आप पारदर्शी भी होते हैं ना, जैसे चाहे सोशल मीडिया से जुड़े रहो या फिर डिजिटल तरीके से जुड़े रहो, तो वो राजनीतिक दबाव आप पर उतना ज्यादा बेहतर
नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पारदर्शिता का मूल अपने आप में, तो वो चीज़ें हैं होती हैं। आप जैसे बीए स्ट्रीम वगैरह में मैचअप नहीं बनाते, तो आप देख लेना कि आप बोल रहे हो सहानुभूति और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि जवाबदेहिता। तो वहाँ क्या आप सहानुभूत होकर सरकार की जो कार्य है, कार्य के प्रति जवाबदेह हो पाओगे? शायद हो सकता है कि आप टालने लगो। जैसे आज एक आंसर लिखा विराज ने, ठीक है? तो विराज ने एक लिखा था, एक सेकंड में पढ़ के बताता हूँ। सवाल था, बुद्धिमत्ता यह जान निहित है कि क्या मानना है और क्या अनदेखा करना है। और लास्ट में है कि नौकरशाही में ये कोई दुर्लभ बात नहीं। मतलब जब आप जवाब होगे तो फिर वो जो सहिष्णुता होगी ना, आपको चीजें अनदेखा नहीं कर देने देंगी। जैसे मान लो एक चीज होती है करुणा की थकान, जैसे मैं टर्मिनोलॉजी पर बोल रहा हूँ कि काम करो, तो करुणा की थकान में क्या होगा कि आप जवाबदेह भी हो और साथ सहिष्णु भी। तो आप जो बहुत ज्यादा जरूरी प्राथमिक काम क्या था कि सबको अलर्ट करना वगैरह वगैरह, लेकिन आप सहिष्णु होने के कारण लोगों के साथ मदद भाव ज्यादा रखने लगे। प्राथमिक चीज क्या था कि बहुत लोगों का भला करना, पर एक के आंसू देखकर आप थोड़ा ज्यादा भाव विभोर हो गए। तो वो चीज थोड़ी आप देखना कि कौन सा मैचअप कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और वही आधारिक सिद्धांत आप थोड़ा लिखना। हालांकि अगर सातों आधारिक सिद्धांत आते हैं तो ज्यादा बेहतर बन पाता है, पर अगर 3 यूपीएससी पूछ रहा है तो 3 में भी हम अच्छा बना सकते हैं। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब दूसरे सवाल पे चलें। सर इसमें अन्य हेडिंग डाल करके और भी जो मूल्य है उसको लिख सकते हैं, जिसको उसको डिफाइन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही। आधारिक सिद्धांत आप इंट्रोडक्शन में गिनाना चाह रहे हो या कंक्लूजन में? ये कह रहा हूँ या- जैसे, और जैसे तीन ही मूल्य वो पूछ रहा है, अब मुझे ये है कि और बता सकते हैं क्या अन्य डाल करके। हाँ, अगर आप मतलब समय से पहले लिख दिए एग्जाम्पल के साथ, बताने के बाद भी कुछ जगह बच रही, स्पेस बच रही, तो आप बता सकते हो कि अगर इन 3 के बाद भी अगर ये सिद्धांत और हैं जिनको अपनाया जाए तो एक बेहतर सिविल सेवक या फिर क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक लाइफ बहुत ही बेहतर बन सकती है, पब्लिक लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। हाँ, लिखना तो जरूरी है, कंक्लूजन में आप कर देना एक आध। और चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लो, गैर पक्षपात है। अब गैर पक्षपात में एक ब्रैकेट बना के लिख दिया, गैर पक्षपात से ये चीज हो जाएगी, लिख दिया आपने कंक्लूजन में, सॉलिड हो गया। तो कर सकते हो आप, अपना तरीका है। लेकिन सर ये प्रश्न उठता है कि टाइम की कमी होती है, तो सर आवश्यकता से ज़्यादा लिखने पर वो दिक्कत नहीं होगी? अरे, अगर टाइम होगा तभी ना लिखेंगे, वो अपने आप देख लोगे, मैनेज कर लोगे। अगर नहीं होगा तो सवाल भी छूटेंगे। हाँ, केवल प्रश्न नहीं छूटेंगे कि प्रश्न में ये चीज नहीं लिख पाया, वहाँ पे पूरे पूरे 2-3 सवाल छूटे। तो इस हिसाब से आपका एडजस्ट करना जैसा भी होगा बनेगा, वो की बात है। हम सवाल में आते हैं फिर से। अगला सवाल है, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी के 3 मुख्य घटक जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति में संस्कृत और नीतियां, तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन करो। सीएनपी आप समझते हो क्या है? व्यापक राष्ट्रीय शक्ति। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति आप समझते हो क्या है? नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, अगर नहीं भी समझते तो जो आगे का प्रश्न है वो समझते हो आप क्या है? देखो, आगे का प्रश्न बहुत ही सरल है हाँ। कि हाँ। 3 चीजें डेवलप करनी है। 3 चीजें डेवलप करनी है, कहाँ पे डेवलप करनी है? सीएनपी पे, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में। और क्या हम अगर ये 3 चीजें करना चाहें तो नीति शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सवाल तो ज्यादा कठिन है नहीं, बताइए। राष्ट्रपति सारे पॉसिबल पावर, जैसे हाँ सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह।
तो देखो, सबसे पहले आपको व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को समझाना पड़ेगा कि कम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसमें किसी भी राष्ट्र की समग्र क्षमता में जैसे इन्होंने बताया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्तमान में जैसे वर्तमान में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है ना कि नीति शास्त्र क्या कर सकती है और वर्तमान में जो तकनीकी है, कूटनीति है, नवाचार है, प्रौद्योगिकी है, क्या इनमें भी नीति शास्त्र क्या क्या चीजें डेवलप करनी है? एक सेकेंड। क्या इनमें भी नीतिशास्त्र, मानवीय पूंजी को आप अंग्रेजी में समझो ह्यूमन कैपिटल, कि एक तरह से कौशल का विकास करना, ये समझ लो। तो क्या नीतिशास्त्र कौशल का विकास, मृदु शक्ति को इंग्लिश में लिख रखा है सॉफ्ट पावर में आप कल्चर और पॉलिसीज, संस्कृत और नीतियां, जो छोटी छोटी चीजें हैं कि त्योहार वगैरह हो गया, चित्रकारी वगैरह वगैरह, जैसे ये भी पर्यटन का एक तरह से सोर्स ही होता है, और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में कुछ चीजें आएंगी। तो क्या इसमें, और एक चीज और है, सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव मतलब वही अ, सहिष्णुता का मूल्य, या फिर चाहे धर्म से हो तो सर्वधर्म समभाव की बात हो, या फिर कौन सा मूल्य वगैरह वगैरह जो भी आते हैं। तो क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर से समझ रहे होगे कि हाँ ये बात है। अब जरा इंट्रोडक्शन बताओ कि क्या हो सकता है। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को समझाओगे? कल हम क्या करेंगे, कल ना हम दो टॉपर की कॉपी लेंगे और उनको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, कि 5-6 दिन तो आराम से हो गए। हम टॉपर को देखते हैं क्या करेंगे। अभी जो है, थोड़ा सा इसको हम मॉडल बनाते हैं, आप समझना। जैसे सबसे पहले कि राष्ट्र की वह शक्ति, कुल या संपूर्ण शक्ति, जिसमें वह आंतरिक स्थिरता बनाए रख सके, बाहरी चुनौती का सामना सामना कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाले। अब देखो, अगर ये चीजें हैं और इनमें एक तीन विशेष चीजें क्या, मनुष्य का कौशल, अगर मनुष्य में कौशल आ गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो प्रभाव डाल पाएगा, चाहे वो नवाचार में हो, तकनीकी में हो, या फिर कला में हो, संस्कृत में हो, और कौन सा पार्ट था, या फिर हालांकि सामाजिक सद्भाव अभी तो नहीं, पर मानवीय पूंजी एक तरह से कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव के लिए, कि लोग पढ़े लिखे हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं, तो काम करता है। ठीक है, आगे की जो ये परिभाषा है उसी से समझते हैं कि बाहरी चुनौती मान लो कि पाकिस्तान या फिर चाइना वगैरह से अटैक वगैरह हो गए। ठीक है, अब उसमें जो नीति शास्त्र तीन चीजों को, मृदु शक्ति, हालांकि मृदु शक्ति तो आक्रमण वगैरह में उतना काम नहीं करता, पर मानवीय पूंजी, चाहे मानव का विकास किसी भी तरीके से हो, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो बेहतर कूटनीतिज्ञ बने, चाहे बेहतर तकनीकी हासिल करे, या फिर चाहे बेहतर क्या बोलते हैं उसको, आर्मी मैन हो, तो वो चीज करना जरूरी हो। और सामाजिक सद्भाव मतलब अगर देश में चुनौतियां आएंगी कि हाल जैसी स्थिति बनेगी, तो वहां पे सब लोगों का इकट्ठा होना भी जरूरी है। तो मतलब आप देख रहे हो कि वो जो तीन चीजें हैं, और जो क्या बोलते हैं इसको, सीएनपी है, इनमें, और जो लास्ट चीज है नीति शास्त्र के मूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको आप थोड़ा कनेक्ट करके ही लिखने की कोशिश करना। जब आप बताना इंट्रोडक्शन, तो आप क्लियर करना पहले कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति क्या है, उसके तीन मुख्य घटक में अगर हम इस चीज को मजबूत करते हैं, तो आप दिखाना कि मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के, या फिर कौशल को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका समझी जाए, तो कौन सा ऐसा गुण होगा कि वो ज्यादा बेहतर से कर पाएगा। जैसे एक गुण होता है जवाबदेही या कर्तव्य बोध। मानव पूंजी का आप अगर विकास करना चाहते हो, तो उसमें कर्तव्य बोध लाओगे, और अगर उसमें कर्तव्य बोध होगा
तो अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निष्पादन करेगा। चाहे वो राजनीति में हो तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चाहे वो सिविल सेवक हो तो वो चीज़ों को पारदर्शी रहेगा, जनता के साथ सहिष्णु रहने का प्रयास करेगा, और चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो तो वो बेहतर, अगर मानव पूँजी होगी, बेहतर चीज़ें होंगी, तो वो सकारात्मक चीज़ बनाएगा। जैसे कल ही हमने किया था कि बेहतर महत्वाकांक्षा, मतलब बड़ी महत्वाकांक्षा वाले लोग जुनून से या भावावेश से भरे होते हैं, पर वो वैसे ही काम करते हैं जैसा क्या बोलते हैं, जैसे सिद्धांत उनको निर्देशित करते हैं। तो अब मान लो उनको निर्देशित कौन कर रहा है? नीति शास्त्र निर्देशित कर रहा है या फिर मूल्य निर्देशित कर रहा है। तो एक इंसान तकनीकी को जानता है पर उसके बुरे सिद्धांत हैं, तो वो किधर जाएगा? हो सकता है दूसरे देश से मिलके अपना फायदा सोचने की देखे। मतलब ये वैसे नहीं बोल रहा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हनी ट्रैप वगैरह वगैरह देखी जाती है। तो ये हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हुई मानव पूंजी में? मानव पूंजी में और कोई मूल्य आपको लगता है जो जरूरी होगा? ईमानदारी, पारदर्शिता वगैरह वगैरह। एक तो है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, पर वो शिक्षा भी नैतिक शिक्षा ही हो, आप टेररिस्ट ना बन जाओ या फिर वगैरह वगैरह ना हो जाओ। तो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज कि जो हमारा पूरा भारत है ना, विविधता में एकता से ही प्रतिनिधित्व होता है उसका, और हम भारत के लोग उसकी संस्कृति और उसकी नीतियों के बिना है ही नहीं। चाहे हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म हो, मुस्लिम हो, उन सारे लोगों को मृदु शक्ति, जो मृदु शक्ति होती है ना, आप हमेशा युद्ध युद्ध तो ही नहीं करते रहोगे, आप हमेशा तकनीकी तकनीकी की ओर ही तो नहीं भागते रहोगे, आप कला की भी प्रतिभा को समझोगे, आप उस संस्कृत को, त्योहार को भी समझोगे, जो सहिष्णुता बनाता है, जो सहानुभूति दिलाता है, या फिर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो ये बताओ, मान लो बिहार के लोग सबसे ज्यादा प्रवास करते हैं, ठीक है, आप सबसे ज्यादा प्रवास करते हैं में जो कनेक्ट करना उसको आप नीति शास्त्र से। मान लो भाईचारे का मूल्य या बंधुता का मूल्य आया, बंधुता का मूल्य आया, तो उसमें जो एक चीज है, संस्कृति, छठ पूजा। तो छठ पूजा लोगों को कैसे साथ में लाएगी? अगर साथ में लाती है तो वो जुड़ाव बनाए रखती है। अगर कोई जैसे मान लो बिहार में, तो हालांकि मुझे अभी तक देखने को नहीं मिलता, पर पंजाब की सोच के देखो, बड़े बड़े एक्टर जो अक्षय कुमार वगैरह हो गए, 500 करोड़ डोनेट कर रहे हैं, जो सोनू सूद हो गए, दिलजीत दोसांझ, जो भी नाम है, वगैरह वगैरह हो गए, अपनी संस्कृत से जुड़े हैं। और संस्कृत से जुड़े हैं तो राष्ट्रीय व्यापक हित होता है, और उसको चाहे जो भी निर्देशित करे, नीति शास्त्र में चाहे अपनत्व का भाव निर्देशित करे, चाहे बंधुता का भाव निर्देशित करे, या फिर समानुभूति का भाव निर्देशित करे, कुछ भी निर्देशित करे, लोग मदद करने पर दौड़ रहे हैं। लेकिन आप दूसरी जगह इसका थोड़ा सा विपरीत नजरिया देख लो। पंकज त्रिपाठी बिहार से आते हैं, मनोज बाजपेयी हैं, बड़े एक्टर बिहार से आते हैं, बड़े बड़े एक्टर बिहार से आते हैं, पर बिहार में बाढ़ है तो क्या कोई उतना कर रहा है? वहां तो कोई एनडीआरएफ की टीम भी, सीपीआर कोई आता ही नहीं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ, व्यापक शक्ति में नीति शास्त्र भी, नैतिकता भी काफी ज्यादा मददगार होती है। और जब संकट पड़ता है, चुनौती पड़ती है, तो वहां पे आप सशक्त हो जाओ, चीजें मजबूत कर लो, देश की जीडीपी बहुत बड़ी है, ये काम नहीं करता। देश का दिल कितना बड़ा है, वो उसमें नैतिकता कितनी है, नीति शास्त्र के या फिर मूल्य कितने, वो सारी चीजें फिर काम करने लगती है। तो जो ये काम करने लगता है, तो हमने मृदु शक्ति को भी समझ लिया कि कैसे वो जोड़ के रखे। फिर सामाजिक सद्भाव, तो शायद मैंने इसको रिलेट करके ही बता दिया दोनों चीजों को, कि सामाजिक सद्भाव भी फिर मूल्यों के द्वारा व्यापक, जिसमें आप चाहे एसडीजी जोड़ना चाहो कि एक होता है सतत पोषणीय विकास, मतलब आगे वाले भविष्य की सोचो, और एक होता है समावेशी विकास, मतलब जिसमें सबका विकास हो। और एक कोट की बात करो, और हालांकि वो योजना है, पर कोट की बात करो, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसी बातें अगर आती हैं तभी जाके व्यापक राष्ट्रीय शक्ति हो पाती है, नहीं तो एक मक्खन खा रहा है और दूसरे को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, तो व्यापक शक्ति हो ही नहीं पाएगा। तो ये तीन मुख्य घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन भूमिका को निभाने में और चीजें तो अलग हैं, पर नीति शास्त्र और मूल्य काफी ज्यादा मायने रखते हैं।
ह्यूमन कैपिटल में जवाबदेही हो सकती है और पूंजी बना भी सकते हैं बिना जवाब। हाँ, जब ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी तभी ना राष्ट्रीय व्यापक शक्ति तैयार होगी। जैसे एक सवाल GS 1 में आता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या चुनौती तो है, पर एक तरह से ये अवसर में अगर इसको बदलना है तो कैसे बदला जा सकता है। तो अगर उनमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, कौशल होगा, चीजों को परिपक्व करने के तरीके होंगे, तो वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ। अगर वो बेहतर है तो GDP का भी विकास बेहतर तरीके से होगा। वेरी गुड। सैन्य और आर्ट्स, हाँ ये तो होगी परिभाषा। तो अब कुछ इसमें बचा रह गया, कोई और परिभाषाएं या फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपको नए नए ही मैंने दिए हैं, कोशिश की है। मान लो कि अभी पहलगाम वगैरह में अटैक हुआ। अब अटैक हुआ तो वहां पे जो नीति शास्त्र सबसे बड़ा काम किया ना, सारी चीजें तो है कि योग्य है इंसान तो उसको मौका दिया जा रहा है। तो एक तो मौका दिया गया लड़कियों को कि आप डील करो, वायुसेना से हो, थल सेना से हो, जल सेना से हो, आप डील करो। और दूसरा काम ये किया गया, अलग अलग धर्मों से वो चीजें की गई, मतलब जिस चीज को तोड़ने का प्रयास था उसी को। तो वो राष्ट्रीय व्यापक हित में क्या हुआ नहीं, तो उसको आप एक छोटा सा ब्रैकेट के ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ऐसे काम किए जाना वो नीति शास्त्र या नैतिकता मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। अगर वैसी बात होती कि आप ऐसे आधार पर देखो, योग्यता के आधार पर, फिर वहां पे शायद पुरुष बस होते हैं या फिर शायद किसी विशेष वर्ग के पुरुष बस होते हैं। तो वो बातें दिखती है हमें। तो ये है। और कुछ अगर बताना हो तो बताओ। दूसरे प्रश्न में चलें, अब तीसरे प्रश्न में। दो हो गए। सर दूसरे प्रश्न पर क्लियरिटी नहीं आई उतने अच्छे से। आपने जो सर एग्जांपल बनाया वो तो अच्छा था, नए नए एग्जांपल जैसे बताया वो अच्छा था, लेकिन थोड़ा अच्छे से उतने नहीं समझ में। हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। मान लो एक चीज है कि आप कोई नया आविष्कार करते हो, ठीक है। अब उस आविष्कार में बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं, ठीक है। आप चीजों का आविष्कार ये समझ के करो कि वो व्यापक राष्ट्रीय हित में है। एक चीज ये हो गई। अब व्यापक राष्ट्रीय हित में क्या, वो जो नीति शास्त्र या मूल्य है, नीति शास्त्र में क्या होता है कि नैतिकता का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो। अब चाहे उसमें सबका साथ सबका विकास वाली बात हो, बंधुता हो, निष्पक्षता हो, ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, और वगैरह वगैरह, पर्यावरण नैतिकता हो, के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए। तो जो व्यापक हित है, एक तरह से ये समझ आए। एक चीज तो ये हो गई। अब इसको अगर हम थोड़ा निगेटिव सेंस में लेके चलें, है वह राष्ट्रीय व्यापक हित कि आपने बहुत बड़े उद्योग का निर्माण किया, अंडमान एवं निकोबार में आपने एक ताप विद्युत संयंत्र बनाने की कोशिश की। के लिए किया क्या आपने, मतलब हालांकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भारत को समुद्री क्षेत्र में रक्षा दिला पाओगे, पर अगर उसमें जरा सी भी नैतिकता होती तो पर्यावरण के साथ आप खिलवाड़ ना करते, लाखों करोड़ों पेड़ आप मत नहीं काटते। तो वो चीज होती है की संस्कृत, इसमें मृदु संस्कृत, कि आप अगर प्रकृति को देवता मानते हो तो फिर आप ऐसी चीजें नहीं करते। या फिर और भी चीजें हैं, प्रकृति और मानव का जो सहसंबंध है वो नीति शास्त्र के मायने में अगर बहुत बेहतर है तो फिर आप ये चीजें ना करते। तो राष्ट्रीय व्यापक हित तो ठीक है, गरीबी हटाना चाहते हो, वगैरह वगैरह करना चाहते हो, लेकिन उसमें जो चीजें हो वो अगर नीति शास्त्र द्वारा निर्देशित की जाए तो वो हित सर्वव्यापक हित होगा और सतत पोषणीय विकास वाला हित होगा, कि लॉन्ग टाइम तक भी उसका हम फायदा ले पाएंगे। जैसे आप समझो, दिल्ली में क्या किया जाता है जब प्रदूषण आता है, ये अभी अक्टूबर नवंबर लगेगा ना, मुझे लगता है पिछली बार नवंबर हुआ था, इस बार यही अक्टूबर में ही प्रदूषण बहुत ही, जो स्मॉग बनता है, फॉग प्लस स्मॉग मिला के, स्मोक मिला के, तो स्मॉग की घटना बहुत जल्दी होने वाली। तो आप क्या करते हो निपटान के लिए,
मतलब व्यापक आपका हित तो है कि आप हर रोज लगातार कृत्रिम बारिश कराओ, वगैरह वगैरह तकनीकी से चीजें शुद्ध कराओ, लेकिन उसमें जरा भी नैतिकता होती तो आप उसमें थोड़े जवाबदेह होते। आप कारणों को ढूंढते और कर्तव्य बोध समझते और चीजों को पारदर्शी रखते कि हाँ, मैं इन तरीकों से चीजों को डील करता हूँ। तो ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ, व्यापक हित तो करना ठीक है, पर उनमें अगर नीति शास्त्र और मूल्य दो चीजें मिल गई तो फिर आप वो व्यापक हित किन अर्थों में कर पाओगे? तीन अर्थ। सामाजिक सद्भाव कि सारे लोग समझेंगे, जैसे पारदर्शिता रखने से क्या होता है? जवाबदेही, वो विश्वास जन्मता है। तो अगर विश्वास जन्मेगा तो सब लोग संभाव, जैसे आप सोचो कि एक इतना बड़ा देश और उसमें लगातार विवाद होते रहना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वगैरह वगैरह नाम पर, तो सामाजिक सद्भाव उतने बेहतर स्थिति पर नहीं है। हम विकास विकास की बातें करते हैं, पर शायद विकास के जो नियम बनते हैं, जैसे जीएसटी मान लो, जीएसटी पर विवाद होता रहता है कि आप कहते जरूर हो, चाहे तो आप एक आध क्लास कर सकते हो, आप कहते जरूर हो कि जो बड़ा वर्ग है वो बहुत टैक्स देता है, लेकिन अगर निकाल के देखो तो वो जो मध्यम वर्ग है, टैक्स का बोझ उसके सर पे आता है। तो क्या ये राष्ट्रीय व्यापक हित पे विकास हुआ? क्या आपने इस चीज को पारदर्शी रखा? दूसरी बात, मान लो वोट बैंक की चोरी सही हो गलत हो जो भी हो, क्या आपने उसको पारदर्शी किया उस तरीके से कि हम संतुष्ट हो पाए? नहीं किया पारदर्शी। तो यहाँ पे जो नीति शास्त्र के मूल्य हैं वही काम करेंगे कि आप लोगों को संतुष्ट कैसे कर पाओगे। तो ये चीज है कि आप उनको मानवीय पूंजी हो, मृदु शक्ति हो या सामाजिक सद्भाव हो, अगर विकसित करना है तो नीति शास्त्र और मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। तो समझ गए? अब समझ गए या फिर अभी भी में दिक्कत है? समझ में आएगा सर। इसमें ये हाँ दिक्कत हाँ। हो रही है सर कि थोड़ी कठिनाई हिंदी को लेकर थोड़ा हो रही है कि और नहीं समझ में आ रहा था। हिंदी में कठिनाई हो अगर तो आप इंग्लिश को थोड़ा देखो, इंग्लिश ज्यादा क्लियर है। देखो, इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, मतलब एथिक्स और वैल्यू को डिस्कस करना है। किन अर्थों में? इन इनहेंसिंग, इनहेंसिंग मतलब समझो कि बढ़ाने में। बढ़ाने का अर्थ है कि चीजें तो पहले से है, पर उन चीजों को, जैसे कोई ब्लर फोटो है ना, तो ब्लर फोटो को अगर आप एनहेंस करोगे तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो वैल्यूज इन एनहेंसिंग द फॉलोइंग थ्री मेजर कॉम्पोनेंट। कौन से तीन मेजर है? सीएनपी में कौन से? ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर में कल्चर और पॉलिसीज को मेन बताना है, और सोशल हार्मनी। तो आप इन तीन चीजों को बढ़ाने में, बढ़ाना समझ रहे हो कि हैं तो पहले से ही, पर इसको बढ़ाने में कैसे इथिक्स एंड वैल्यूज काम करेंगे। तो ये बहुत सरल सा सवाल था। तो हिंदी अगर ना समझ आए तो अंग्रेजी समझो। हाँ, ओके। तो अब तीसरा सवाल हमारा, लास्ट सवाल है। तो कल हमने एग्जाम्पल में भी रखा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल में आप रख सकते हो। शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, तो निषेधाज्ञा ही नहीं समझ आया होगा, तो इसको समझो। एजुकेशन इज नॉट एन इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है कि जब एक तरीके से कि कोई चीज बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है, उस तरीके से कि हाँ ये होगा ही। तो शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, ये व्यक्ति के समग्र विकास। अब समग्र विकास में आप क्या क्या सोच पा रहे हो, अभी बता दो जैसे। हाँ, साध्य बोल सकते हैं। समग्र विकास क्या क्या सोच पा रहे हो? ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। समग्र विकास हो गया, और भी कुछ चीजें हैं, समावेशी विकास हो गया। सर समग्र विकास में ये डाल सकते हैं क्या? क्या? बहुविषयक शिक्षा मान सकते हैं। देखो, समग्र विकास बहुविषयक में, शिक्षा सर। हाँ, बहुउद्देशीय शिक्षा कि आप समग्र विकास में जितनी भी चीजें देख पाओ, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए आप में। जैसे एक चीज कॉन्सेप्ट चलता है अमेरिका में, और ये कॉन्सेप्ट अभी शायद करेंट की न्यूज थी, अरुणाचल प्रदेश या किसी ने अपनाया है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो योग्यता है ना, वो योग्यता तब मानी जाएगी। साक्षरता का वहाँ परिभाषा बदल दिया गया। हमारी जो साक्षरता की परिभाषा चलती है, देख लेना एक बार, अरुणाचल प्रदेश है या फिर असम है, कोई तो राज्य है। का मतलब है कि अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ ये ना हो कि आप साक्षर हो जाओ, लिखना पढ़ना जान।
उसका मतलब हो कि वो आपके लिए ये उपयोग भी आए। और ऐसी चीज सेम अमेरिका में भी चीज चलती है कि साक्षर वो तभी मानेंगे कि जब आप पढ़ पाओ, लिख पाओ और वो आपके काम में काम आ पाए। तो ये समग्र विकास होता है। समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। तो ये भी चीज समझ रहे हो कि एनईपी 2020 में ये है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का परीक्षण करें। तो बताओ इसको, निषेधाज्ञा पहले समझाओ क्या मतलब होता है। लिखोगे लिखोगे नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा, ऐसी बातें जो जबरदस्ती की जाएंगी। या फिर अच्छे नंबर आएंगे तो शादी नहीं होगी, ऐसी भी बातें होती है लड़कियों के लिए विशेषकर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको निषेधाज्ञा बना दिया जाता है जबरन। कल ही हमने कोई सा कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर आप जबरदस्ती लाना चाहते हो तो वो वास्तव में है नहीं, अगर वो खुद में है तो वो वास्तव में होता है। तो ये चीज कि अगर वो निषेधाज्ञा हो गई तो शिक्षा कोई निषेधाज्ञा नहीं है। सर इसमें जो पहला सेंटेंस है निषेधाज्ञा, उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से एक बार। निषेधाज्ञा का मतलब आप समझो कि अगर आपको बोला जाए कि अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, या फिर जैसे मान लो उच्च वर्ग से पढ़ोगे नहीं तो फिर आप अच्छे लड़के नहीं कहलाओगे, ऐसी बातें जो बोली जाती है ना, तो उसको साध्य बना दिया जाता है। बल्कि शिक्षा तो एक साधन होना चाहिए, जैसे इन्होंने बहुत क्लियर समझाया। शिक्षा को एक साध्य बना लिया जाता है, बल्कि शिक्षा एक साधन है। किस चीज का साधन है? कि आप समाज में बेहतर इंसान बन पाओ, आप में नैतिकताएं हो, आप में चीजें बेहतर हो, आप अगर प्रशासन में हो तो वहां पे संकट को समझ पाओ। देखो, चीज आपने सुनी होगी कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं, तो क्या सिविल सेवा में वो एमबीटी जैसे कोई नियम होंगे तो उसका प्रयोग करके हम चीजें बेहतर कर सकते हैं? नहीं, वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन हम उन तरीकों से अपने विवेक के आधार पर चीजें बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिक्षा को निषेधाज्ञा बना देते हो, कि जैसे एथिक्स का पेपर ही है, जैसे अगर बोलूं कि एथिक्स के पेपर के लिए 500 दिन पढ़ना जरूरी है, या फिर 4-5 किताबें अलग अलग टीचर से पढ़ना तो जरूरी है, तो ये हमने क्या बना दिया, उसको साथ बना दिया कि यूपीएससी मतलब एथिक्स का पेपर, या फिर यूपीएससी मतलब इंग्लिश समझना जरूर। तो ये चीज साथ नहीं हो। हालांकि हो जाती है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। जो एनईपी 2020, अब वापस सवाल में आ जाओ, जो एनईपी 2020 है उसके आलोक में बताओ कि ये शिक्षा जो है समग्र विकास और क्या था, समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। तो चीजें क्लियर हो गई, ये साधन है, इसको बना दिया जाता है साध्य। तो जरा क्लियर करो आप, शिक्षा कैसे निषेधाज्ञा नहीं है, पहले ये कोई टिप्पणी करके इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, तो जैसे मुझे समझ आ रहा है कि जो भी चीजें हैं, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, तो आप किसी का भी कथन बता सकते हो कि शिक्षा क्या है। जैसे आपको नेल्सन मंडेला या गांधी जी, या गांधी जी का बहुत सटीक मुझे लगता है, जो कि मन आत्मा में विद्वान गुणों के सर्वोत्तम आ, बच्चों की मन आत्मा में विद्वान सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। मतलब सर्वोत्तम गुण बोल रहे हैं ना, तो बच्चे में या तो खेल के लिए कोई योग्यता हो गई, या संगीत हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, जिस भी तरह से है। तो वो जो सर्वोत्तम गुण है ना, बच्चों में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास को, सर्वांगीण मतलब चहुतरफा विकास को हम शिक्षा करते हैं। तो ये फिट होता है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, या फिर कोई और फिट हो रहा है तो बताओ। जहां पे समग्र विकास की बात हो, कि शिक्षा का मतलब केवल, जैसे अपने से भी बता सकते हो, शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना नहीं होना चाहिए, बस कि
बल्कि इससे चीज़ों को बेहतर करने की एक नींव भी बन पाए, ऐसा कुछ जो भी है। हालाँकि ये मैंने लिखा था, मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पे लिखा था। आप सर बताते इसमें चलो फिर हम। सर हाँ। इसमें ये भी सर बता सकते हैं ना, मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर, मूल्य के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, वैश्विक नागरिक के आधार पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी को बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये भी तो सर बता सकते हैं ना। आप ये बताओ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनईपी 2020 के आलोक में आप चीज़ों को समझाओ, तो आप क्या अब अपने आधार पर समझाओगे या फिर पहले एनईपी का आधार लोगे, फिर उसके बाद आप अपने आधार पर समझाओगे? बस सर इतनी चीज़ का आप जवाब दो। एनईपी सर एनईपी आधार पर बताएं तो सर, शिक्षा को रचनात्मक होना चाहिए, लचीलेपन होना चाहिए सर, नैतिक मूल्य से जुड़ा होना चाहिए सर। हुँ। और इसमें सर और कुछ? शिक्षा, जैसे आपने बताया, शिक्षा निषेधात्मक आधारित ना होनी चाहिए। और शिक्षा में सर आत्मलोचन चिंतन होना चाहिए, उत्तरदायित्व नागरिक का भावना होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए। और युवाओं में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और शिक्षा में उद्यमशीलता होने से सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए। और सर जो अभी हमें देखने को मिलती है सर, शिक्षा नैतिक शिक्षा की चुनौती भी यहाँ पर देखने को हम लोगों को कुछ मिलती है कि संसाधन के हम लोगों के पास तो कमी है। और जैसे कि सर हमारे गांव में सर देखे तो गांव पूरा हमारा ना पूरे भारत के गांव में सर देखे कि शिक्षा का भी कमी है, कि डिजिटल युग होते हुए अभी 4G की व्यवस्था उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर सरकार कहती है, क्योंकि उनके पास तो अब मोबाइल ही इसको नहीं हम है। कॉन्सेप्ट देखो, अब इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इसमें जो आप देखोगे, संसद टीवी में एक कार्यक्रम आया था, एनईपी 2020 क्या है, तो उसमें काफ़ी 40-50 मिनट की काफ़ी बातें की गई। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया जो मतलब उस एनईपी 2020 को बनाने में जो सहयोग कर रही थी, उन्होंने बताया कि इसमें नो सॉइलोज ओनली सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। नो सॉइलोज ओनली सॉल्यूशन क्या होता है कि आप शिक्षा को इस तरह मत बनाओ कि आप चीज़ों को उलझा दो। शिक्षा को आप केवल सॉल्यूशन का आधार बनाओ, होलिस्टिक बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, बहुविषयी बनाओ, मल्टी टास्किंग, व्यवसाय को भी जोड़ो और इसको स्किल ओरिएंटेड रखो। ये सारे जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, आप उसमें सुनना, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा बताया गया। शायद जब हमने 1 साल पहले ऐसे में कोई किसी दिन बात की थी, तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप कैसे देखते हो कि जब शिक्षा केवल साध्य हो जाती है कि आप ये चीज़ प्राप्त करोगे तभी ये चीज़ प्राप्त होगी, तब उसमें आपका बोझ हो जाता है। बोझ से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं कि सुसाइड करने लगते हैं, या फिर बेरोज़गारी दर बढ़ जाती है कि कोई आदर्श हो जाता है। जैसे अभी सिविल सेवक में लोग जाना आदर्श ही बन गया। क्यों आदर्श बना है? क्योंकि ये निषेधाज्ञा है। टैलेंट कुछ और था, पर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई। साक्षरता के आधार पर साक्षरता को ऐसे बना दिया गया या शिक्षा को ऐसे बना दिया, 90% अच्छा, 95% बहुत अच्छा, 99% किताबी कीड़ा। तो ऐसी बात ही चीज़ है, हमें देखने को मिलती है। पर जो एनईपी 2020 है, इसमें कॉन्सेप्ट लाया गया, नो सॉइलोज ओनली सॉल्यूशन। संरचना क्या बनी? 5 3 3 4। अभी तक जो संरचना थी 10+2 वाली, वो सारी संरचनाएं आप छोड़ के देखो कि जब 5 3 3 4 और वो बोझ नहीं बनता है, तो चीजें बेहतर होती है। और एक चीज और कि आपके स्किल का डेवलपमेंट करना है, समग्र विकास करना है, तो समग्र विकास कहाँ से शुरू होगा? क्या डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो जाएगा या फिर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से शुरू होगा? तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो 5वीं तक की शिक्षा होगी, या फिर अगर संभव हो सके तो 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में हो या स्थानीय भाषा में। तो एक चीज़ हमें ये समझ आई कि समग्र विकास में केवल बच्चे का विकास नहीं, बच्चे की जो मानसिकता है, उसके समाज के प्रति भी बेहतर तरीके से हो। सोच के देखो कि अगर वो उसने अपनी ही भाषा में चीज़ों को पढ़ा है, जैसे आप सोचो कि अंग्रेजी को हम वर्तमान समय में हौवा क्यों बनाते हैं, या फिर कोई और भाषा हो गई, कारण से क्योंकि हम उस भाषा से जुड़े नहीं होते। तो एनईपी में कहा गया कि स्थानीय स्तर पर आप चीज़ों को बेहतर किया जाए।
हालांकि एक अभी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है त्रिभाषा का आधार, पर त्रिभाषा को अभी हम नहीं लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझते हैं। और क्या चीज है इसमें, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर। आप बहुत बड़े जानकार हो, ठीक है, आपने 14-15 डिग्रियां भी लेकर रखी हैं, लेकिन आप बेरोजगार हो 30 साल की उम्र तक, तो वो चीजें समझ आती है कि नहीं, शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर होनी चाहिए। इंटर्नशिप हो, लोगों में कौशल का डेवलपमेंट करे, कौशल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्किल का डेवलपमेंट करे। बहुविषयीय विद्यालय हो, उसमें कोई एक चीज ना हो। एमफिल को शायद समाप्त कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है कि जैसे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF की स्थापना वगैरह। और शिक्षा और शिक्षा में जो गुणवत्ता है, वो दोनों में समानता होनी चाहिए, शिक्षा और गुणवत्ता। हालांकि पहले शिक्षा साक्षरता में बदल जाती थी, गुणवत्ता उसमें आ नहीं पाती थी। तो उन चीजों को पाठ्यक्रम में कला, साहित्य, नैतिक शिक्षा, परंपरा आदि का भी ज्ञान। तो इससे आप समझ रहे हो कि एक बच्चे का जो विकास होगा वो समग्र विकास ही होगा। तो ये चीजें NEP 2020 में, जरा देख के लेकिन बताओ सर कि। हाँ। सर एक चीज लेकिन मेरे को समझ में आया सर, आपने बताया कि हम लोग सर आपने बताया कि सर कि शिक्षा साधन बन चुका है। तो सर हम लोग कहें कि शिक्षा को साधन बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग लग रहा है कि साध्य बन चुका है, लेकिन सर साध्य अगर नहीं बनता है तो हम उसको क्लियर नहीं कर पाते ना, उसमें मुश्किलें आ सकती है। लचीलेपन तो होनी चाहिए, लेकिन कैसे इसको मान सकते हैं कि साध्य नहीं होना चाहिए सर? देखो, सबसे पहले शिक्षा निषेधाज्ञा नहीं है, और क्लियर स्टेटमेंट है क्यों नहीं है। आप सोच के देखो कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। जैसे इन्होंने अभी किसी ने लिखा कि शिक्षा मतलब कि जो अ, पढ़ने के बाद बचा रहे आपके साथ, भूलने के बाद जो बचा रहे, वो शिक्षा है। ये बताओ, मान लो आपने संगीत सीखा, ठीक है, आप संगीत सीखा तो ठीक है, आगे भी आप सीखते चले जा रहे हो। या फिर मान लो अभी इथिक्स हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखते जा रहे हैं, पर क्या वो चीजें, कुछ चीज हमारे साथ बची, क्या हम उसको साध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसको आप बिल्कुल रट्टा बना लो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करो। शिक्षा का मतलब होता है सीख, और सीख का मतलब होता है आप नई चीज, जैसे सत्य के बारे में आपको पता ही होगा। सत्य को जब हम साध्य बना देते हैं तो सत्य साध्य होता नहीं कभी। सत्य एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। वैसे ही शिक्षा है कि आप नई नई चीजें सीखते जाओ और उसे अपनाते जाओ, और उसी में होगा समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को अगर आधार लूंगा, तो ये बताओ कि मैं अगर इंटर्नशिप पढ़ रहा हूँ, या फिर जैसे स्टार्टअप वगैरह की चीजें पढ़ रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, या फिर मैं जो डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या फिर डिजाइन ग्राफिक्स वगैरह, ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ता ही रहूंगा या फिर समग्र विकास में प्रयोग भी करूंगा? तो प्रयोग करूंगा। लेकिन क्या होता है, लोग शिक्षा को जब निषेधाज्ञा बना देते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो होगा क्या, तो तुम भी ऐसा ही करते हो। फिर तुम्हारे बच्चे में भी जो रचनात्मकता होती है, वो भी तुम्हारी रूढ़ियों के कारण खत्म हो जाती है। और ये रूढ़ियों के कारण इसका खत्म हो जाना समझा देता है कि हाँ, ये एक इंजेक्शन हो गया। जैसे आप समझते हो कि वैक्सीन, आप समझते हो क्या होता है? वैक्सीन मतलब जैसे मान लो कोविड का हो गया वैक्सीन, तो उस वैक्सीन का मतलब हुआ कि बस अब ये लास्ट जरूरत थी। तो क्या केवल शिक्षा ही लास्ट जरूरत है, या फिर एक्सपेरिमेंट भी जरूरत है? तो एक्सपेरिमेंट जरूरत है। लेकिन अगर शिक्षा साध्य हुआ तो वहां पे एक्सपेरिमेंट क्या उस तरीके से उतर के आएगा? नहीं उतर के आएगा। अगर आप व्यवसाय पढ़ रहे हो तो व्यवसाय को आप सीखो। अगर आप सेक्स एजुकेशन पढ़ रहे हो तो वो आपके जीवन में उतरना चाहिए। केवल आप ये मत सोचो कि पेपर में आएगा तो ऐसे ऐसे लिख देना और ऐसे ऐसे ही पढ़ाया। मतलब ऐसे आरोप नहीं लगा रहा, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कोशिश की जाती है या की जा सकती है। पर जो होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से, होलिस्टिक विकास, फ्लेक्सिबल, की अगर कोई, जैसे मान लो किसी बच्चे को जोड़ सिखाया गया, ठीक है, 3+2 = 5, ऐसा जोड़ सिखाया गया। या फिर किसी को सब्सट्रैक्शन सिखाया गया, घटाना, कि 6-2 = 4। अब मान लो उसको होलिस्टिक नहीं दिया गया कि ये घटाना है किसमें। मैं बहुत छोटा एग्जांपल बताना जा रहा हूँ कि ये एग्जांपल यूज कहाँ पे होगा, घटाने का वास्तविक मतलब क्या है। वो सिर्फ अगर रट्टा करेगा, जैसे इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मैं
सिर्फ गांव की बता रहा हूँ, शहर का मुझे नहीं पता क्योंकि शहर में मैं रहता हूँ। तो बहुत सारे सवालों को बस समझ लेते हैं, अगर इसमें इज लिखा है तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे करना है। जैसे हम अपना बताऊं कि यूपीएससी में देखता हूँ ओनली, मोस्टली, ये सारे वर्ड या फिर केवल, सभी, ये सारे वर्ड देखता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक माइंडसेट हो गया। पर क्या ऐसा माइंडसेट होना चाहिए या फिर हमें ज्ञान भी होना चाहिए उस चीज के बारे में? तो वो तरीका अच्छा है, ठीक है, पर ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि आप ज्ञान के साथ, प्रैक्टिस के साथ, होलिस्टिक विकास के साथ, समग्र चिंतन के साथ, कि अगर आप टेक्नोनोमेट्री पढ़ रहे हो या फिर त्रिकोणमिति जो भी वगैरह है, तो उन चीजों को आप समझो कि यूज कहाँ है। और अगर जैसे कि केमिस्ट्री से आपने पीएचडी कर लिया या फिर क्या बोलते हैं उसको, एमएससी कर लिया, पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र नहीं पता है, पर आपकी रैंक बेहतर आई, डिग्री वगैरह हो गई, तो फिर समझ आता है कि हाँ, कि यहीं से नौकरियां। और आपके बिहार में, एमपी में, यूपी में ये सारी चीजें तो दिखती हैं, मतलब इतने एरिया तो मैं जानता हूँ कि हाँ यहाँ पे तो है कि डिग्री है तो आपके पास नौकरी है। तो क्या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए? विकास करे, हॉलिस्टिक थिंकिंग रखे, फ्लेक्सिबल हो थोड़ा। और अगर ऐसा होगा तो बेरोजगारी कम होगी, लोगों में समावेशी विकास की भावना बढ़ेगी, लोग विकास कर सकेंगे। ऊपर वाला भी सवाल आप इसमें रिलेट कर सकते हो कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में आप मानव पूंजी या फिर ह्यूमन स्कूल को अगर डेवलप कर पाए तो चीजें बेहतर ही होंगी। समझ भी आ रहा है चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा कि शिक्षा कोई साध्य है या फिर साधन होना ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीजें इन आधार पर हैं या फिर देखने को मिल जाती हैं कहीं कहीं। हाँ, सबको सब चीज नहीं आ सकता, तो वही चीज होती है कि जो इंसान जिस चीज में परिपक्व है तो उसी चीज में काम करे, अपने गुणों पे काम करे। अगर वो जैसे एक चीज समझो, थोड़ा ऐसे में भी आ जाते हैं अब, लेक्चर खत्म हो गया। ऐसे में आप समझो कि एक टॉपिक है जिसमें आप बता रहे हो कि प्रतिभा खोजो योजना चलती है बहुत बड़े बड़े राज्यों से। अब प्रतिभा खोजो योजना में क्या करते हैं, जीके जीएस दे दिए, वहीं पे प्रतिभा खोज रहे हैं। अब क्या ये बताओ कि क्या मैथ रीजनिंग देकर आप किसी की प्रतिभा खोज सकते हो? क्या केवल प्रतिभा उतने में ही सीमित है? क्या आप ग्राफिक्स के कोर्स लाए हो कि वहां से उसकी प्रतिभा देख पाओ? संगीत है, खेल है, या फिर नृत्य है, कुछ और चीजें हैं। प्रतिभा का मतलब तो ये होता है ना कि मनुष्य के भीतर जो है उन चीजों को खोज लाना। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम समझ के जान जाते हैं कि आपको लोगों को पढ़ाना है, पर फिर आप कहोगे कि नहीं, मैथ लोगे तो इतने एरिया, साइंस लोगे तो इतने एरिया। तो क्या ऐसे एरिया का बांध देना जरूरी है कि फिर आप चाह के भी दूसरे एरिया पे ना जा पाओ? तो ये चीजें हमें समझ आती हैं कि हाँ, तो इतनी सारी बातें थी। हाँ, जो जिसमें, हालांकि अगर एनईपी सर 2020 की बात की जाए, आपने हालांकि थोड़ी बात कर लेते हैं, वो 20 का सवाल था। तो नीपी 2020 की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में, तमिलनाडु में थोड़े स्तर पर लागू हो गया और बहुत ही जल्द पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा। तो देखते हैं कितना बेहतर होगा, समग्र विकास या फिर वगैरह वगैरह की चीज़। अब देखो, मैंने इसमें एक चीज और की है, बाकी उत्तर में मैं बताने की कोशिश कर रहा था इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो, वगैरह वगैरह ऐसा लिखो। लेकिन जैसे क्वेश्चन की डिमांड है कि शिक्षा निषेधाज्ञा नहीं है, तो मैं इसे क्यों बनाऊं कि मैं इंट्रो भी बता दूं, कंक्लूजन भी बता दूं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और आंसर लिखो अपने से। टाइम थोड़ा ओवर हो गया आज, बिहार में टाइम लगेगा, तो ये चीजें आप रख सकते हो एग्जाम्पल के तरीके पे कि अगर बिहार में सुधारना है तो इन चीजों को आधार ले सकते हो। हमारे यहाँ अभी मापन की कमी है, बुक का मापन और एक चीज और, आज ही मैं देख रहा था कि कोई अपील वगैरह थी कि जैसे होलिस्टिक विकास ना, तो एनईपी 2020 में शायद एक चीज और है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों जगह एक ही किताब लगेंगी। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि अलग किताबें लगाते हैं और किताबों का बोझ अलग से कर देते हैं, 5-5 हजार की किताबें ही आती है। छोटे स्कूलों की बात करता हूँ, तो इन चीजों में दिखता है कि हाँ, ये भी चीज
थोड़ी तरीके से तो ज़रूरी है। समग्र विकास मतलब सबको बराबर। अगर आप बड़ी किताबें वहाँ पे लगा रहे हो तो सरकारी स्कूल में भी लगाओ, वो भी अच्छी चीज़ें पढ़ लें, अगर ऐसी ही बेहतर किताब है आपके पास तो। तो ये हमें दिखता है कि सामाजिक बदलाव के लिए भी ज़रूरी है। लोग अपने आप को फोमो ना महसूस करें। जैसे फोमो हो जाता है ना कि हम पीछे हो गए, वो शहर से पढ़ा है, हम गाँव से पढ़े। तो गाँव और शहर में दोनों में अगर एक ही किताब होंगी, तो फोमो वगैरह की चीज़ें भी कम हो जाएँगी। तो ये एनईपी 2020 बहुत ही बेहतर तरीके से बताता है। हाँ, हर साल चेंज भी होता है कि रुपए कमाने हैं, कुछ किताब वो पुराने लोगों से ले लेंगे, तो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो यही चीज़ है, एनईपी 2020 है तो बेहतर, पर पता नहीं 2020 30 में लागू होगा या 40 में लागू होगा। आज का बस इतना ही था। हाँ, हालाँकि पहले ही बंद कर देता पर हरि जी थोड़ा समझ नहीं पाए थे। खैर, आज के लिए विश्राम।